परमाणु संरचना। देखो कल मैंने थोड़ा आप लोगों से बात की थी कि महर्षि कणाद एक ऐसे ऋषि हुए थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों को मिलकर बना होता है। उसके बाद डाल्टन आए, डाल्टन ने कहा कि उस सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और डाल्टन ने अपने लिए कहा कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन धीरे धीरे कई वैज्ञानिकों के अनुसंधान के फलस्वरूप ये सिद्ध हो गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु क्या है, 3 छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। परमाणु को तोड़ा जा सकता है। अब बच्चों में एक चीज तुमको आज बहुत क्लियर कर दूं कि परमाणु, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझाऊंगा कैसे हम परमाणु संरचना बनाते हैं, इस चीज को समझो। तो सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूं, मैं ये क्लियर हो गया आप आज की, परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और परमाणु को कैसे तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे कणों में। तो और वो छोटे छोटे कण 3 कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों एक चीज में और क्लियर तुमको एक शॉर्ट फॉर्म समझाता हूं, हमेशा के लिए याद रखना। एक शब्द है मेरे पास, ईट पर नाच। थोड़ा सा मैं हल्का पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हल्की जानकारी दे देता हूं, और उसके बाद मैं कहां कैसे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में जाते हैं, कौन कौन से कण जो है नाभिक में होते हैं, इन पे बात करेंगे। तो एक जनरल चीज जीवन भर के लिए याद रखना, ईट पर नाच। ईट पर नाच मीन्स जो ई है, ई हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। हम एक बात करते हैं पहले, ई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पौ से हमारे पास आया प्रोटॉन, और नौ से हमारे पास आया न्यूट्रॉन। तो देखो आधुनिक अनुसंधानों से यह क्लियर हो गया है कि परमाणु 3 कणों को मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। अब शुरुआत हम पहले बात करते हैं खोज के लिए। इसमें बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो माना कैसे, किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की और किसने न्यूट्रॉन की खोज की। तो बेटा इसके लिए सबसे सरल है, ईट पर नाच। ई इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। किसने की थी, जे टॉमसन ने, या शॉर्ट में नोट कर सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और टॉमसन ने खोज की थी। दूसरी बात हम कर रहे हैं, प्रोटॉन, और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने खोज की थी किसकी, प्रोटॉन की। किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की। और तीसरी बात हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने करी थी न्यूट्रॉन की खोज, चैडविक ने। तो अगर हम ईट पर नाच याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम याद कर सकते हैं। तो आज से सारे बच्चे याद रखेंगे, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर हमेशा कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन, कैसा होता है, उदासीन होता है। अब बात शब्द आ रही, उदासीन शब्द है, क्या है उदासीन, किसे हम उदासीन कहेंगे। उदासीन मतलब जिसपे न ऋणावेश होगा और न धनावेश होगा। और एक बात और याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनमें आवेश समान होता है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम। लेकिन आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम सीधे कह देंगे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम आवेश होता है। लेकिन उस आवेश की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक, ऋण इतना आवेश होता है। अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो उसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 into 10 to the power -19 कूलाम आवेश होता है। और वही बात हम कहें कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम होता है, लेकिन कैसा होता है, धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन, उदासीन मतलब उसमें न कोई धन आवेश होता है और न कोई ऋण आवेश। तो जिसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, उसको हम कैसा परमाणु कहेंगे, उदासीन। तब कैसा है, उदासीन, न तो
न्यूट्रॉन पे ना धनावेश होगा और ना ऋण आवेश होता है। तो इस प्रकार का हम जो भी तत्व होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्लियर हो गया बच्चों, जनरल सी चीज हो गई कि परमाणु 3 कणों को मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अब एक बात आ रही है बच्चों, अगर मैं पूछूं, माना तुम 9th के स्टूडेंट हो, हमारी स्कूल में 10 का भी विद्यार्थी आता है, 11 का भी आता है, अगर बाहर किसी को पूछा जाए कि तुम कहां पढ़ते हो, तो आप लोग सभी अपने स्कूल का नाम बताएंगे, चाहे वो 9th का है, चाहे वो 10th का है, चाहे वो 11वीं का है, अपने स्कूल का नाम बताएंगे, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप कितने में पढ़ते हैं, फिर आप अलग अलग कहेंगे कि हम इस ए स्कूल में और इस क्लास में पढ़ते हैं। यही बात तो करेंगे। सेम उसी प्रकार से बात है कि परमाणु बना तो 3 कणों का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर के बना हुआ है। लेकिन परमाणु जब हम कह रहे हैं, माना ये 3 क्लासेज हैं, 6, 7 और 8, जब इन तीनों को पूछ रहे हैं कि कहां पढ़ते हैं, तो ये अपनी स्कूल का नाम बता रहे हैं, परमाणु में पढ़ते हैं। लेकिन कहां पढ़ते हैं, तो परमाणु के भी 2 भाग होते हैं, याद रखना बच्चों, परमाणु के भी हमेशा 2 भाग होते हैं। तो परमाणु के जो 2 भाग, परमाणु के पहले समझ लीजिए 2 भाग कौन कौन से होते हैं। एक भाग होता है नाभिक, एक भाग होता है नाभिक और दूसरा भाग होता है कक्षाएं। 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और दूसरा होता है कक्षाएं। तो देखो, कहीं वैज्ञानिकों के प्रयोग के द्वारा ये तो सिद्ध हो गया है कि नाभिक धनावेशित होता है। और अभी मैं भी आप लोगों को क्लियर कराऊंगा इसी आधार पर, क्योंकि अब हमें क्लियर हो गया है कि हमारे पास प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो बच्चों देखो, अब नाभिक और कक्षाएं, और इन कक्षाओं को भी फिर 4 रूप में बांटा जाता है। मुख्य रूप से 4 कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम और एन। ठीक हो गया। भाग देखो, 3 कणों को मिलकर के बनाया, जो मैं शॉर्ट में कह रहा हूं, पी, ई और न्यूट्रॉन, 3 प्रकार से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मैं कह रहा हूं इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये उदासीन होता है। अब देखो, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो नाभिक में कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक हो गया बच्चों। और कक्षाओं में कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब कक्षाएं भी देखो हमारे पास 4 हैं, के, एल, एम और एन। और कैसे हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, हमें कई बार आपने सुना होगा, हम कह भी रहे कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर कैसे होते हैं और क्यों, क्या हमारी इच्छा हुई और हमने भर दिए? नहीं। इसके लिए वैज्ञानिक हुए थे बोर, बहुत रासायनिक बोर ने इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत दिया था अपना, बोर का इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत। देख लीजिए, मैं कह रहा हूं बोर, नील्स बोर का इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत के आधार पर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो अब कैसे भरे जाते हैं, मैं अभी के लिए, बोर का पहले इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत क्या है, वो इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत है 2n², जहां पर हम यहां लिख सकते हैं कि 2n², जहां पर n बराबर है कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। और इस आधार पर हम क्लियर कर सकते हैं बेटा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में। अब देखो कि 1, 2, 3 और 4, n की वैल्यू हो गई, k के लिए n की वैल्यू 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, पहली कक्षा के लिए 2 गुणा गया n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया 2 × 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इक्वल टू 2। तो देखो, पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर किसी परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा से कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती, 2। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा, अगली कक्षा में।
अब अगली जो नंबर 2 दूसरी कक्षा के लिए देखो, दूसरी कक्षा के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यही तो होगा बोर के फॉर्मूले के अनुसार, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा के लिए देखिए हम बात कर रहे हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 8। तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। अब तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हम देखो के एल एम और एम की बात कर रहे हैं हम, जहां पर एन की वैल्यू देखो, यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? पहली के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 2। यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब तीसरी कक्षा के लिए देखो, तो तीसरी कक्षा के लिए 2 गुणा गया 3 का वर्ग, तो 2 इंटू 3 का वर्ग, 3 तिया 9 इक्वल टू 18। तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। और चौथी कक्षा की बात कर रहे हैं हम, एन, चौथी कक्षा के लिए जहां पर एन बराबर कितना है? 4। तो देखो 2 गुणा गया 4 का वर्ग बराबर, तो 2 गुणा गया 16 इक्वल टू 32। तो क्लियर हो गया कि चौथी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बोर का इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत है। और क्यों पहली कक्षा में तो इस फॉर्मूले के अनुसार 2n स्क्वायर, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में 8 रह सकते हैं, तीसरी में 18 रह सकते हैं, और चौथी में 32 रह सकते हैं। और किसके आधार पर? बोर के इलेक्ट्रॉन वितरण सिद्धांत के आधार पर। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सब मेरे साथ लिखेंगे। मैं कह रहा हूं परमाणु क्रमांक, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे, पहले संरचना बना लें। लेकिन इस फॉर्मूले को सब लोग अगर चाहते हो बेटा इसको याद कर लोगे तो हमेशा परमाणु संरचना, और हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, हाई स्कूल बोर्ड तक आता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा, इस फॉर्मूले के अनुसार देख लीजिए, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अभी इस पे आगे बात करेंगे हम। अब हमको देखो, हम कह रहे 3 कणों को मिलकर के बनाया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर के बना हुआ है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकल जाएगी। अब तीसरी बात, दूसरी चीज जो हमको निकालनी है, तो वो निकालनी है हमने, किसकी संख्या निकालनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ जाएगा परमाणु भार ऋण परमाणु क्रमांक। ये है बच्चों परमाणु भार ऋण परमाणु क्रमांक। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको, फिर आप उसके बाद और स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया हमको कि पहली कक्षा में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरी में हम 8 रख सकते हैं, तीसरी में हम 18 रख सकते हैं, और चौथी में हम 32 रख सकते हैं। अब देखिए ये देखो, ये प्रतीक तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, सोडियम, और इस ढंग से होता है सोडियम और 23 ऐसा लिखा रहता है। पहली चीज तो समझ लो बच्चों कि ये क्या चीज है। ये सोडियम हमारे पास तत्व है, और तत्व हमने कल बात करी थी तत्व की, एक समान परमाणुओं से किसका निर्माण होता है? एक समान परमाणु के संयोग से किसका निर्माण होता है? तत्व का। अब हमेशा याद रखना, जो संख्या ये लिखी हुई है ये इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। और जो संख्या ये लिखी है ये इसका परमाणु भार है। दो चीज हो गई, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। क्लियर हो गया बच्चों? ये 2 चीजें हो गई। अब हमें पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, और सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। ठीक हो गया। अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखो प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमने इसमें निकालनी है। तो देखो, अब हम कह रहे हैं कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? इस तत्व का परमाणु क्रमांक 11। तो 11 है, तो परमाणु क्रमांक कितना है इसमें? 11। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी इसमें? 11 होगी। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। ठीक हो गया। अब देखो, प्रोटॉनों की संख्या भी हमको निकल गई, प्रोटॉनों की संख्या भी हमारे को निकल गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकल गई। अब हमें किसकी संख्या निकालनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? बताओ। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे हम? परमाणु भार में से क्या घटा देंगे? परमाणु क्रमांक घटा देंगे। अगर हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो जो संख्या निकलेगी, किसकी संख्या निकलेगी? न्यूट्रॉनों की। तो देखो, परमाणु भार है इसका 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। हो गया क्लियर? इससे हमने निकाल, अभी हम एक दूसरा भी करेंगे इसमें, पहले इसको समझ लो। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि नाभिक में जो मुख्य बीच का जो पोर्शन है, ये वाला क्षेत्र जो होता है, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और मैं कह रहा हूं नाभिक धनावेशित होता है। देखो बच्चों, कई प्रयोग, अब जब आगे आप बड़ी क्लास में आप लोग चलोगे तो वहां देखोगे कि कई सारे रासायनिक ने इसमें प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि ये क्या होता है? धनावेशित ही होता है। और वैसे भी समझ लो, मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं परमाणु के। और कह भी रहे हम कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश कहा था हमने? धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। देखो, तो जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन धनावेशित है, तो इस नाभिक के अंदर पूरा कौन सा आवेश हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। अब धनावेश हो जाएगा तो क्लियर हो गया कि नाभिक। लेकिन एक बात इसमें और आती है, हमने विज्ञान में एक चीज और पढ़ी है। जब मैं कह रहा हूं नाभिक धनावेशित हो गया है, नाभिक धनावेशित हो गया है, वो क्लियर है। इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं कि क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो नाभिक में सिर्फ एक ही आवेश पाया जाता है और धनावेश पाया जाता है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर समान आवेश होंगे तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। जो सब लोग ने पढ़ा है, असमान आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो जब ये नाभिक भी पूरा धनावेशित है, इसके अंदर सारे आवेश धनात्मक हैं, तो इनमें भी क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण होना चाहिए। लेकिन इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। क्यों? इसको तो टूट जाना चाहिए। जब सारा सिर्फ धनावेशित है तो इसको तो टूट करके नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता। नाभिक धनावेशित है, पूरा धनावेशित है, फिर भी प्रतिकर्षण नहीं होता। क्यों? इसका कारण है, इसमें मीसोन नामक कण पाया जाता है। इसमें मीसोन नामक कण पाया जाता है जो इसके प्रतिकर्षण के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होना चाहिए था इसमें, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर मीसोन नामक कण पाया जाता है जो इसके प्रतिकर्षण के प्रभाव को क्या कर देता है? समाप्त कर देता। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास प्रोटॉन हमारे पास 11 निकले हैं और न्यूट्रॉन 12 निकले हैं। एक फॉर्मूला और बन रहा है। देखो, एक फॉर्मूला और बनेगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतना उनका योग उस तत्व का क्या होगा? परमाणु भार होगा। अब देखो बच्चों, अब हमने क्लियर कर दिया कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण आ गए, जो हमने कहा था कहां होते हैं? परमाणु के किस भाग में होते हैं? नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? कक्षा में होते हैं। अब हमने मुख्य रूप से 4 कक्षाओं की बात की थी। मुख्य रूप से 4 कक्षाओं की बात की थी हमने, के, एल, एम और एन की। हमें पता था कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे, 2 से कम रह सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे। अब देखो, पहली कक्षा जहां हम के की बात कर रहे थे, अभी नीचे बना के भी दिखाएं, के की बात कर रहे थे। इन 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा में आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन दूसरी कक्षा भी जो के एल की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है अपने पास?
8 इलेक्ट्रॉन रख सकती है या 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकती है। तो देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन और 8, 10 इलेक्ट्रॉन 2 कक्षाओं में आ गए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास? एक। कितने इलेक्ट्रॉन बचा? एक। तो जो तीसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक। तो देख लो इलेक्ट्रॉन वितरण हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन बट गए। तो बच्चों इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, देखो पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा की बात करें हम तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? दूसरी कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरी कक्षा की बात करें हम, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा कैसे होगा? 2 8 और 1। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल एक और बना के देता हूं मैं आपको, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में एक और बना के देता हूं तो और क्लियर आपका हो जाएगा। माना हमारे पास क्लोरीन एक तत्व है, हमारे पास क्लोरीन Cl और 17 और 35। मैंने कहा ये संख्या हमेशा परमाणु भार को, इसको हम देखो कभी कभी शॉर्ट में ए से भी दिखाते हैं। किससे भी दिखाते हैं? ए से भी दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? इसको ए से। और इसको दिखाते हैं हम जेड से, ए से और जेड से। तो बच्चों देखो अब मैंने आपको बहुत पहले क्लियर कर दिया कि अब हम इसमें अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, जितना इस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इसका परमाणु क्रमांक, देखो फॉर्मूला है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी उसमें और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखो हमारा क्लोरीन जो तत्व है उसके परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 17 होगी। अब हमने इसमें निकालनी है किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो परमाणु भार कितना है इसका? 35। परमाणु भार कितना है? 35। और इसमें से अगर हम क्या घटा दें? परमाणु क्रमांक को, तो जो संख्या निकलेगी वो किसकी संख्या निकलेगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देख लो, अगर फिर एक बार और मैं क्लियर कर लेता हूं, मैंने एक फॉर्मूला ये भी कहा है कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार। तो देखो बच्चों, अगर हम इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 जोड़े तो बराबर किसके आता है? ये परमाणु भार के। और वो क्लियर है, सबको पता है, हमको सब चीज का पता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 17 और 18। अब यही देखो, इसको हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ऑर्बिटल कक्षाओं में, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो देखो पहली कक्षा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? 2। दूसरी, अभी तो 15 इलेक्ट्रॉन और बचे हमारे पास। दूसरी में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8। तो कितने, जो 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल थे उनमें से पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने लगे? 8। अब मतलब कितने बैलेंस कितने बचे हमारे पास? 7। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। तो यहां पर अगर हम इसको दिखाएंगे तो देखो पहली कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये किसकी संरचना बन गई? क्लोरीन तत्व की, क्लोरीन परमाणु की संरचना बन गई। किसकी संरचना बन गई है? क्लोरीन के परमाणु की संरचना बन गई। तो दो प्रकार की संरचना बताई मैंने, सोडियम के परमाणु की और क्लोरीन के परमाणु की। बच्चों तुम इसका और भी एक्सरसाइज कर सकते हो। माना 7n14 है, ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। हम और कर सकते हैं 8O16। देखो 8O16, 8 इसका परमाणु क्रमांक है और 16 इसका परमाणु भार है। 16 सल्फर 32,
इन सभी तत्वों का इस आधार पर, सॉरी, इन सभी परमाणुओं का इस आधार पर हम परमाणु संरचना बना सकते हैं। और इस पर आधारित कई प्रश्न भी आएंगे, अभी गणनाएं भी आएंगी। माना आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है या परमाणु भार पूछा है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दो। माना अगर आपसे पूछा, यही एक प्रश्न पूछा जाए कि किसी तत्व, एक इससे आप थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, अगर ये पूछा जाए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8, इसी तत्व का, अच्छा, परमाणु क्रमांक 8, इस पर थोड़ा बात करेंगे। परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। थैंक यू बच्चों। इससे आगे हम इस पर कल चर्चा करेंगे। जब मेरा नेक्स्ट पीरियड होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों की समझ में आया हो। और ये बहुत छोटी सी 9th क्लास में अभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और शायद ये आपके बहुत आगे तक काम आएगी, परमाणु संरचना। थैंक यू।